नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को लेकर हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसके अंदर हमने कल शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित क्लास को शुरू किया था। दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है, उस बुक के है हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, जिसमें हमने शैक्षिक मनोविज्ञान के कल 2 चैप्टर किए थे, जिसमें पहला चैप्टर अवधारणा, क्षेत्र और उसके कार्य और दूसरा चैप्टर था शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संयोगात्मक विकास से संबंधित। आज हम इसका तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर जो रहेगा, ये रहेगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद व्यवहारवाद संज्ञानात्मक एवं निर्मितवाद अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत से संबंधित रहेगा। व्यवहारवाद के संज्ञानात्मक एवं निर्मितवादी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित जो रहने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवहारवाद के बारे में। तो करते हैं हम व्यवहारवाद के प्रश्नोत्तर को शुरू। प्रश्नोत्तर वही जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे प्रश्नोत्तर है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि व्यवहारवाद का पिता या जन्मदाता किसे कहा गया। व्यवहारवाद का पिता या जन्मदाता किसे कहा गया? तो व्यवहारवाद का पिता और पिता या जन्मदाता जो कहा गया, यह जो कहा गया, एक सेकंड, यह कहा गया जेबी वॉटसन को। जेबी वॉटसन 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। व्यवहारवाद के जन्मदाता जेबी वॉटसन अमेरिका के जो है 19वीं शताब्दी तक चेतना तथा चेतना के अवयवों का अध्ययन ही मनोविज्ञान का अध्ययन माना जाता था। चेतना की रचना का अध्ययन करने वाला संप्रदाय चेतना रचनावादी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। शिक्षा में व्यवहारवाद का जन्म जो विचार है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो शिक्षा के अंदर व्यवहारवाद का जो विचार दिया था, यह दिया था जॉन वॉटसन ने। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से व्यवहारवादी नहीं है। निम्न में से कौन है जो व्यवहारवादी नहीं है? व्यवहारवादी नहीं है। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक इयान पावलोव और बी.एफ. स्किनर, ये तीनों व्यवहारवादी है। जबकि सिगमंड फ्राइड है जो संज्ञानवादी है। व्यवहारवादी 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। व्यवहारवाद में मानव मात्र के व्यवहार के अलावा प्राणियों, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, चूहा के व्यवहार को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस सिद्धांत को मानते हैं। कौन से सिद्धांत को मानते हैं? बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, या फिर वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो व्यवहारवाद पर जो आधारित अधिगम सिद्धांतवादी है, ये मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार है जो सीखा जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है जो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? व्यवहारवाद। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण एवं अभ्यास से संबंधित है। प्रशिक्षण और अभ्यास किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को मनाता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या बनाता है? एक अविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। कौन से व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है? सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। सीखना जो परिवर्तन का प्रत्युत्तर है, किसके रूप में? प्रकृति के रूप में, लक्ष्य के रूप में, स्तर के रूप में, या फिर व्यवहार के रूप में? तो व्यवहार के रूप में। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय है। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय है। यह निम्नलिखित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? किसके विचारों की यह व्याख्या है कि प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं उद्दीपक एवं अनुक्रिय मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय है। यह निम्नलिखित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या? तो व्यवहारवाद की। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? व्यवहारवाद के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है? सबसे पहला है कि यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है। यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, चेतना का विरोध करता है और वातावरण पर बल देता है, अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। व्यवहारवाद से संबंधित कौन सा कथन इसमें गलत है? पहला कथन है कि अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, चेतना का विरोध करता है, वातावरण पर बल देता है और अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। तो इसमें से गलत कौन सा होगा? तो इसमें अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है सही है, चेतना का विरोध करता है, वातावरण पर बल देता है, अंतर्वेशन विधि है जो इसको जो स्वीकार करता है, यह व्यवहारवाद नहीं करता, यह इसको जो स्वीकार करता है यह कहता है संरचनावाद। संरचनावाद। तो इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? कौन सा एक जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? ज्ञान अपने आप में साध्य है, ज्ञान के लिए ज्ञान में भी कोई विश्वास, ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास, निर्णय प्रक्रिया के बजाय निर्णय के वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल, निर्णय प्रक्रिया के बजाय निर्णय की वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल, या फिर मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान, मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से है, मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से है। तो इसमें से कौन सा जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? पहला कि ज्ञान अपने आप में साध्य है, ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास, मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान और सिद्धांत से है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर जो इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का सिद्धांत जो कि पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है। सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? कौन से सिद्धांत से? व्यवहारवादी। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची, व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को उत्पन्न करते हैं? व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को जो उत्पन्न करती है? तो यह करते परिवर्तनीय अनुपात। परिवर्तनीय अनुपात। 4 नंबर ऑप्शन। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण और अभ्यास किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। 2 नंबर ऑप्शन। व्यवहारवाद के पश्चात अगला सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत। प्याजे के अनुसार मानव के संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं। प्याजे ने मानव के संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई है। इन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? इन अवस्थाओं का जो सही क्रम पूछा, सही क्रम क्या होगा? पहले नंबर में दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है यह प्याजे ने जो बताई थी 2 से लेकर 7 वर्ष की जो अवस्था है इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो यह प्याजे ने बताई थी 11 से लेकर 15-16 वर्ष की, 11 से लेकर 15-16 वर्ष की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था यह प्याजे ने बताई थी 7 से लेकर 11 वर्ष के मध्य की जो आयु है इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। और संवेदी पेशीय अवस्था जो बताई थी जन्म से लेकर यानी 0 से लेकर 2 वर्ष, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगी संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर आएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे नंबर पर इसमें आएगी मूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से लेकर 15-16 वर्ष तक। 4 नंबर ऑप्शन। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्थाएं जिसमें सबसे पहली संवेदी क्रियात्मक अवस्था या इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा गया। 2 से 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। दूसरी जो अवस्था बताई इसमें थी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तीसरे नंबर पर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक। और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11-12 वर्ष से लेकर उसके पश्चात की अवस्था को औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? संज्ञानात्मक अवस्था पर विकास पर व्यवस्थित रूप से कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? जीन पियाजे। 4 नंबर ऑप्शन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से कौन सा इसमें सम्मिलित है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक औपचारिक क्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11-12 वर्ष से लेकर 15-16 वर्ष तक है। स्वेंदिगामी क्रियात्मक अवस्था, स्वेंदिगामी क्रियात्मक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष की है। तो ये तीनों ही है जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में सम्मिलित है, तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? इनमें से कौन सी जो है जो जीन पियाजे के द्वारा बताई गई अवस्था में सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले स्वेंदिगामक अवस्था, स्वेंदिगामक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। दूसरे नंबर पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की। अनौपचारिक, अनौपचारिक नहीं औपचारिक होगा, इसमें अनौपचारिक दे रखा है इसलिए यह गलत होगा, यह औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन कौन सी है? दूसरी अवस्था जो कौन सी बताई थी? तो दूसरी अवस्था जो बताई थी, यह बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है। 2 से 7 वर्ष, 2 नंबर ऑप्शन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। वस्तु स्थायित्व किसमें प्रदर्शित करते हैं? इंद्रिय गतिक काल, इंद्रिय गतिक काल जिसे ही स्वेंदी पेय अवस्था भी कहा गया। इंद्रिय गतिक काल या इसे स्वेंदी पेय अवस्था या स्वेंदी का कामक अवस्था भी कहा जाता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है इसमें बालक जो वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित कामक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक में चिंतन शक्ति का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होता है। इस अवस्था में बालक अपने शरीर से वस्तु को इधर उधर लुढ़काना सीखता है। इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को झपटा मारकर लपकने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक हाथ में आई हुई वस्तु को मुंह में डालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास के अवस्थाओं में, पियाजे के अनुसार विकास के अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है। यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह कौन सी अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी है? तो वह अवस्था है स्वेंदिगामक अवस्था। जो स्टार्टिंग बताई थी अवस्था, पहली जो अवस्था स्वेंदिगामक अवस्था, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार स्वेंदी क्रियात्मक अवस्था होती है। स्वेंदी क्रियात्मक अवस्था या स्वेंदी कामक अवस्था भी जिसे कहा गया जन्म से लेकर 2 वर्ष, पहली अवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने, अपने मुंह में डालकर उसकी पहचान व अध्ययन करती है। 11 माह की खुशी वस्तु को पहचानने, पकड़ने एवं अपने मुंह में डालकर उसकी पहचान व अध्ययन करती है। जीन पियाजे के अनुसार यह अवस्था है। 11 माह की अवस्था कौन सी अवस्था होगी? 11 माह की अवस्था वही पहली अवस्था संधिपेशीय अवस्था, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार केवल कामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जाती है? केवल कामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति जो कौन सी अवस्था के अंदर देखी जाती है? तो यह देखी जाती है इंद्रियजनित कामक अवस्था या फिर संधिपेशीय अवस्था, स्टार्टिंग अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता प्रतिमूर्ति निर्माण, 1 नंबर ऑप्शन। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 4 वर्ष। इस अवस्था में बालक की चिंतन शक्ति प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक जीववाद, जब एक बालक प्रत्येक चलने फिरने वाली निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं, का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रिता, जब एक बालक अपने आसपास सभी वस्तुओं का केंद्र स्वयं को समझने लगता है, इसे आत्म केंद्रिता कहते हैं। आत्म केंद्रिता के गुण पाए जाते हैं। उदाहरण आत्म केंद्रिता गुण के, जब बालक के कमरे में लगी तस्वीर को देखकर बच्चा सोचता है कि मैं कमरे में किधर भी जाता हूँ, यह पोस्टर मेरे को ही देखता है। जब बालक बस में सफर कर रहा होता है तो वह सूर्य को देखकर सोचता है कि यह तो मैं जहां भी जाता हूँ मेरे साथ चलता है, तो उसे लगता है कि सूर्य उसके अनुसार ही चलता है। इसके पश्चात इसकी जो दूसरी पार्ट है अंतर्दृश्य अवस्था। अंतर्दृश्य अवस्था जो 4 से लेकर 7 वर्ष, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो दूसरा भाग है, जिसे अंतर्दृश्य या अवस्था कहा गया, जो 4 से लेकर 7 वर्ष तक, इस अवस्था में बालक की चिंतन शक्ति परिपक्व हो जाती है। इस अवस्था में बालक सामान्य मानसिक क्रिया जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग इत्यादि आसानी से कर लेता है। इस अवस्था में बालक में पलटावे गुण का अभाव भी होता है। पलटावे गुण का इसमें अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चिंतन प्रारंभ कौन सी एज में होता है? चिंतन प्रारंभ होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चिंतन तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है। होश स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक की चिंतन शक्ति पूर्ण विकसित हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को वैचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक का पलटावे गुण, जब एक बालक किसी एक ज्ञान को अनेक परिस्थितियों में तुलनात्मक दृष्टि से सीखने के योग्य हो जाता है, इसे पलटावे गुण कहते हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण करना एवं विश्लेषण करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार के संबंधों को स्पष्ट करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक विशिष्ट मानसिक क्रियाएं भी सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? विचारों की विलोम्यता, संरक्षण, कर्मबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग या आंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था, इसमें से कौन सी है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? विचारों की विलोम्यता सही है, संरक्षण, कर्मबद्ध एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, अंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। आत्मवर्ग चिंतन अवस्था इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। वहीं जो तार्किक चिंतन पूर्णतः जो तार्किक चिंतन करते हैं वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किया जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। जीन पियाजे के
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। कब होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय काल क्या है? तो यह 7 से 11-12 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? ठोस संक्रिय अवस्था। 3 नंबर ऑप्शन। ठोस संक्रिय अवस्था जिसे मूर्त संक्रिय अवस्था ही कहा जाता है। मूर्त संक्रिय अवस्था का ही दूसरा नाम ठोस संक्रिय अवस्था है, जो 7 से लेकर 11-12 वर्ष की जो अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? ठोस वस्तु पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? कौन सी अवस्था को जो प्रदर्शित करता है? तो यह करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्तीता की धारणा देखी जाती है। प्रतिवर्तीता की धारणा किस अवस्था में देखी जाती है? तो यह भी है जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी और वस्तु या क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु या क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का प्रकार जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? चिंतन का प्रकार, कौन सा चिंतन का प्रकार जो पियाजे के द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? आगमनात्मक विचार। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार संप्रत्यों के पूर्ण विकास की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 1 नंबर ऑप्शन। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से पश्चात। इस अवस्था में बालक अपनी चिंतन शक्ति के लिए स्वतंत्र हो जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार के चिंतन बिना वस्तु को देखे ही करता है। इस अवस्था में बालक में तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था, तो अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संधिपेश अवस्था स्टार्टिंग है, इसके पश्चात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अंतिम जो अवस्था है यह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 11 वर्ष या उससे अधिक। 11 या 12 वर्ष भी कह सकते हैं, उससे अधिक की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रियाओं से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रियाओं के समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? कौन सी अवस्था में करता है? तो यह करता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। 4 नंबर ऑप्शन। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन तथा तार्किक योग्यताओं का विकास होता है? बालक में अमूर्त चिंतन तथा तार्किक योग्यताओं का विकास कौन सी अवस्था के अंदर होता है? कौन सी अवस्था में होता है? तो यह होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 3 नंबर ऑप्शन।
प्याजे के द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम। प्याजे के द्वारा प्रयुक्त, प्याजे ने इनमें से कौन सा नाम है जो प्रयुक्त नहीं किया था? सबसे पहला आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा या अधिग्रहण या उदात्तीकरण। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा या अधिग्रहण, उदात्तीकरण, इसमें से प्याजे ने कौन सा नाम नहीं दिया था? प्याजे ने किसके बारे में व्याख्या नहीं की थी? तो इसमें अधिग्रहण या उदात्तीकरण यह प्याजे के द्वारा नहीं बताया गया। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा, इन तीनों के बारे में उल्लेख प्याजे ने किया। स्कीमा जो संज्ञानात्मक विकास की मूल इकाई जिसे कहा गया, स्कीमा को, स्कीमा के बारे में हम अभी आगे देखेंगे इसकी व्याख्या। तो इन तीनों के बारे में प्याजे ने उल्लेख किया। अधिग्रहण या उदात्तीकरण जो है यह प्याजे के द्वारा दी गई व्याख्या नहीं है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय: अनुकूलन, संगठन, साम्य धारण, स्कीमा, स्कीम, स्कीमा, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक क्रिया और विकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली इसमें से कौन सी है? तो स्कीमा, 3 नंबर ऑप्शन। स्कीमा, स्कीमा सुनने में स्कीम से काफी मिलता जुलता है, परंतु सच्चाई यह है कि इसका अर्थ उससे भिन्न है। प्याजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यकरण किया जा सके। स्कीमा इस तरह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफी संबंधित संप्रत्यय है। मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक विज्ञान में स्कीमा विचारों और व्यवहार के ऐसे पैटर्न को व्यक्त करता है जो उनके सूचना एवं संबंधों की श्रेणियां संगठित करता है। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा दो प्रकार का होता है। पहला साधारण स्कीमा तथा दूसरा जटिल स्कीमा। साधारण स्कीमा मोटर कार या खिलौनों के स्कीमा से समझा जा सकता है। इसी तरह इस अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ या सूर्य क्या है आदि जटिल स्कीमा के उदाहरण हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे के स्कीमा को संशोधित या समायोजित करने में दो प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है: आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण से तात्पर्य बच्चे अपने पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, जबकि समायोजन में बच्चा नई सोचना या स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत हेतु करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण, 1 नंबर ऑप्शन। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित मॉडिफाइड किया जाता है कहलाती है। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है समायोजन, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार मौजूद संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना क्या कहलाता है? मौजूद संज्ञानात्मक संरचना के अंदर नवीन सूचना को सम्मिलित करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण, 2 नंबर ऑप्शन। जीन प्याजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाले परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा है? जीन प्याजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाले परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा है? अनुकूलन, 1 नंबर ऑप्शन। अनुकूलन है प्याजे के अनुसार बालक में वातावरण के साथ समंजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है। उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया की दो उप क्रियाएं बताई है: आत्मसातकरण तथा समायोजन। इन दोनों उप क्रियाओं में समानता यह है कि ये दोनों ही स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता के समंजन के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं का या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता तो वह एक आत्मसातकरण का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि वास्तविकता से संबंधन करने से पहले की परिचित योजना या मानसिक प्रक्रिया से काम नहीं चलता। ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना संप्रत्य या संबंधन कर सके। जैसे यदि कोई बालक यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर वह अपने मानसिक संप्रत्य में परिवर्तन करता है कि बिल्ली की अलग अलग कुछ विशेषताओं पर गौर करता है, तो यह समायोजन का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मसातकरण। आत्मसातकरण है, आत्मसातकरण क्या है? आत्मसातकरण यह है कि वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना ही आत्मसातकरण। एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है, अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण। एक नंबर ऑप्शन। एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार के स्कीमा में संशोधन कर लेता है। एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने या नहीं होने के अनुसार अपने मौजूद व्यवहार के स्कीम में संशोधन कर लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास की कौन सी प्रक्रिया से यह संबंधित है? तो कौन सी प्रक्रिया से संबंधित होगा? अनुकूलन। एक नंबर ऑप्शन। किसी भी स्कीमा में संशोधन, परिमार्जन, परिवर्तन का होना अकोमोडेशन होता है, लेकिन विकल्पों में उसका उल्लेख नहीं होने के कारण इसके समानांतर अर्थ के अनुकूलन को ही सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। तीन नंबर ऑप्शन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं कौन सी है? संगठन और अनुकूलन। वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना कहलाता है। वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना क्या कहलाता है? समाविष्टीकरण। तीन नंबर ऑप्शन। समाविष्टीकरण में पहले से मौजूद स्कीमा में नवीन परिवर्तनों और संशोधन होता है। अब इसके पश्चात अगला सिद्धांत निर्मितवादी। सबसे पहला इससे संबंधित प्रश्न है कि किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। तीन नंबर ऑप्शन। निर्मितवादी प्रतिमान पियाजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सिद्धांत नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर बल देता है। निर्मितवाद की विशेषता है कि ज्ञान को पूर्वाग्रहों से मुक्ति, अनुभव पर बल, नवीन ज्ञान की संरचना। निर्मितवाद सिद्धांत की मूल मान्यता है कि व्यक्ति सक्रिय होकर अपने ज्ञान की संरचना नवीन ज्ञान की पूर्व ज्ञान से तुलना करते हुए करता है। व्यक्ति सक्रिय होकर अपने ज्ञान की संरचना नवीन ज्ञान की पूर्व ज्ञान से तुलना करते हुए करता है। निर्मितवादी छात्र केंद्रित सिद्धांत है। निर्मितवादी जो छात्र केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित सिद्धांत है। एलियन व बेकन ने 1994 में निर्मितवादी मॉडल दिया। शिक्षा में निर्मितवादी सिद्धांत को दो भागों में विभक्त किया गया, जिसमें पहला है संज्ञानात्मक निर्मितवाद। जीन पियाजे का कार्य संज्ञानात्मक निर्मितवाद का आधार है। इसमें किसी प्रकार शिक्षार्थी व्यक्तिक रूप से अबौद्धिक संरचनाओं को स्वीकारते हैं, इस बात पर बल दिया गया है। शिक्षक छात्रों को कठिनाई प्रस्तुत करते हैं एवं छात्र स्वयं संज्ञानात्मक परिवर्तन द्वारा हल निकालते हैं। शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, कठिनाई प्रस्तुत करते हैं, लेकिन छात्र उसका स्वयं जो संज्ञानात्मक परिवर्तन के द्वारा हल निकालते हैं। सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद में वाइगोत्स्की ने यह स्वीकारा है कि ज्ञान के व्यक्ति एवं समाज दो भाग हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति पर्यावरण एवं सामाजिक मध्यस्थता के द्वारा ही ज्ञान की संरचना करता है। अतः अंत क्रिया के माध्यम से ही नवीन ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर वाइगोत्स्की, 2 नंबर ऑप्शन। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है? करके सीखना, करके सीखना, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? अध्यापक जो सिर्फ सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं, इसमें छात्र जो स्वयं अपने संज्ञानात्मक परिवर्तन के द्वारा समस्या का हल ढूंढते हैं, या कौन से अधिगम के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत है? तो यह आता है निर्मितवादी सिद्धांत, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन है जो इसमें सत्य नहीं है? पहला कि शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है। सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया, सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन भी सत्य है। पहला, शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करता है, पहला ऑप्शन भी सत्य है। दूसरा कि नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है, शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक नहीं होती है, क्योंकि यह छात्र केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है। छात्र स्वयं अपने संज्ञानात्मक परिवर्तन के द्वारा हल निकालते हैं। शिक्षक तो सिर्फ कठिनाई को प्रस्तुत करता है, शिक्षक की भूमिका इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन, निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है? इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा होगा? कि वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना, वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का उपागम नहीं है? निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का उपागम इसमें से कौन सा नहीं है? सहकारी अधिगम उपागम, ह्यूरिस्टिक उपागम, समूह परिचर्या उपागम या प्रदर्शन उपागम। तो इसमें सहकारी अधिगम उपागम, ह्यूरिस्टिक उपागम और समूह परिचर्या उपागम, ये तीनों निर्मितवादी सिद्धांत के आधारित शिक्षण के उपागम है। प्रदर्शन उपागम इसका भाग नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी अधिगम व्यूहरचनाओं के विकास पर, सहकारी अधिगम व्यूहरचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया? सहकारी अधिगम व्यूहरचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांत ने बल दिया? निर्मितवादी, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, मुख्य भूमिका किस रूप में निभानी चाहिए? सहजकर्ता की या सरलीकृत करने वाले की? ये स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। सहजकर्ता, सहज सहजकर्ता की या फिर सरलीकृत करने की, सरलीकृत करने वाले की, सरलीकृत करने वाला या सहजकर्ता की भूमिका में जो एक अध्यापक इस मुख्य भूमिका में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मितवाद उपगम का उद्गम हुआ, निर्मितवाद उपगम का उद्गम कहाँ से हुआ? कौन से मनोविज्ञान से हुआ? व्यवहारिक मनोविज्ञान से, सामाजिक मनोविज्ञान से या फिर संज्ञानवादी मनोविज्ञान से? तो यह हुआ संज्ञानवादी मनोविज्ञान से, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक जो कौन से मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार है? निर्मितवाद के अनुसार, 2 नंबर ऑप्शन। निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद से संबंधित कौन सा कथन है जो इसमें असत्य कथन है? सबसे पहला इसमें कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम विश्व का व्यक्तिगत विवेचन है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन है जो इसमें गलत होगा? तो शिक्षक का जो विद्यार्थियों को सूचना प्रसारित नहीं करते, शिक्षक केवल कठिनाइयों को प्रस्तुत करते हैं, शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान जो इसमें करता है विद्यार्थी स्वयं करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान
शिक्षक नहीं करता बल्कि जो विद्यार्थी स्वयं करता है इसमें, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। पहला सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शिक्षक के द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्याएं दी जाती है, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत करता है? शिक्षक के द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाए जाते हैं, प्रत्येक समूह को विषय संबंधी कुछ समस्याएं दी जाती है, छात्र उस पर चर्चा करते हैं, उसके पश्चात उसका समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं। तो शिक्षक के द्वारा समस्या प्रस्तुत करना, फिर छात्र अपने संज्ञान के आधार पर उसका हल निकालते हैं, या कौन से उपागम की ओर संकेत करता है? तो यह निर्मितवाद, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहे, यह कौन से उपागम में होता है? तो यह भी निर्मितवादी उपागम। निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? सहकारी अधिगम का समर्थन निर्मितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही नहीं है? निर्मितवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि खोज पर आधारित है, दूसरा चिंतन का इसमें विकास होता है, पर्यटन पद्धति को प्रोत्साहन दिया जाता है, नवीन ज्ञान का निर्माण होता है। तो निर्मितवाद के संदर्भ में इसमें से कौन सा जो सही नहीं है? खोज पर आधारित है, तो खोज पर आधारित है, सही है। चिंतन का इसमें विकास होता है, नवीन ज्ञान का निर्माण किया जाता है, रटन पद्धति को प्रोत्साहन नहीं बल्कि सीखना या करके सीखना पर इस पर जो बल दिया जाता है, तो सीखने पर बल दिया जाता है, रटन पद्धति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग चीजों का अनुभव करके और उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। लोग चीजों का अनुभव करके उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। कौन सा सिद्धांत यह कहता है? तो यह है निर्मितवाद, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद, रेडिकल निर्मितवाद, पशु निर्मितवाद, निर्मितवाद का कोई प्रकार नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? निर्मितवादी उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो केवल वस्तुनिष्ठ व मानकीकृत परीक्षण, केवल वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत परीक्षण, केवल शब्द आ गया इसलिए यह गलत होगा। निष्पत्ति आधारित परीक्षण होता है, वैकल्पिक समाधान तथा आकलन का अवबोध होता है, कसौटी आधारित मूल्यांकन भी किया जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है? निर्मितवाद की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? सबसे पहला, नवीन अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। नवीन अधिगम जो अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम्य होता है। अधिगम पूर्व संप्रेरणात्मक स्कीमा का पुनर्संगठन करता है। अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। वो इसमें से कौन सा जो गलत होगा? निष्क्रिय, निष्क्रिय नहीं है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सृजन की बात कही गई है? और निम्नलिखित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया तथा उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सर्जन की बात की गई है? सामाजिक निर्मितवाद में, 2 नंबर ऑप्शन। वाइगोत्स्की एक सामाजिक निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ज्ञान के निर्माण में सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ और भाषा को महत्वपूर्ण माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निर्मितवादी उपागम के संबंध में कौन सा कथन है जो इसमें से सत्य नहीं है। सबसे पहला कि अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संप्रत्य और गलत संप्रत्य को जानने चाहिए। अध्यापक को जो विद्यार्थियों के पूर्व संप्रत्य और गलत संप्रत्य को जानना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों को संप्रत्यों के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचना को पहुंचाना चाहिए। विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचना को पहुंचाना, इसमें विद्यार्थी से अध्यापक नहीं पहुंचाता है, अध्यापक सिर्फ समस्या प्रदर्शित करता है। जो सही तथ्य और जो सूचना है इसका जो संकलन है विद्यार्थी स्वयं करते हैं। इसमें 4 नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। निर्मितवाद में अध्यापक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान बालक स्वयं ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम के निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में, शिक्षण अधिगम के निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन है जो गलत है। शिक्षण अधिगम के निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत कथन है। सबसे पहला कि अध्यापक को लचीली एवं अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कि अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए। अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए, तो इसमें दोनों ऑप्शन ही सही है। तीसरा ऑप्शन है कि अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए। अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए। अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें से निर्मितवादी अधिगम के निर्मितवादी उपगम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। हालांकि 4 नंबर ऑप्शन वैसे सही होता है, लेकिन निर्मितवादी उपागम के अनुसार इसमें 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है। कौन सा जो निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें से निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में शामिल नहीं है। सबसे पहला कि छात्रों को समूह में कार्य करने का अभिनव और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। छात्रों के समूह बनाए जाते हैं, उनके पश्चात जो छात्र उन समूह में कार्य करते हैं। दूसरा, छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए स्पष्ट एवं विशिष्ट कार्य दिए जाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी, इसमें तो कोई भी उपागम के अनुसार यह सही नहीं होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अध्यापक को छात्रों के कार्य को पूर्ण करने का समय भी निर्धारित करना चाहिए। छात्रों को कार्य पूर्ण करने का एक निर्धारित समय भी दिया जाना चाहिए। समूह बनाना, समूह में कार्य स्पष्ट और विशिष्ट कार्य देना, कार्य पूर्ण करने का एक निर्धारित समय देना। तो 1, 2 और 4 इसमें सही है। 3 नंबर इसमें गलत होगा। केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं, सभी विद्यार्थियों को साथ लेकर इसमें चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मितवादी शिक्षण परिस्थितियों के संदर्भ में, निर्मितवादी शिक्षण परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निर्मितवादी शिक्षण परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो इसमें से गलत है। सबसे पहला कि अनुदेशन रणनीति में अन्वेषण गतिविधियां सम्मिलित होती है। अनुदेशन रणनीति के अंदर अन्वेषण गतिविधियां सम्मिलित होती है। अनुदेशन रणनीति में तथ्य एवं सूचनाएं सम्मिलित होती है। अनुदेशन रणनीति में तथ्य और सूचनाएं सम्मिलित नहीं होती है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा कि अनुदेशन रणनीति में समस्या समाधान सम्मिलित होता है। समस्या समाधान होता है, इसमें तथ्य और सूचनाएं नहीं होती है, समस्या समाधान होता है इसमें। 3 नंबर ऑप्शन सही है। चौथा कि अनुदेशन रणनीति में साथियों से परिचर्चा सम्मिलित होती है। अनुदेशन रणनीति के अंदर अन्वेषण गतिविधि होती है, समस्या समाधान इसमें होता है और साथियों के साथ इसमें परिचर्चा होती है। तथ्य और सूचना इसमें सम्मिलित नहीं होती। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है। कौन सा जो निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता इसमें से नहीं है। सबसे पहला कि ज्ञान को निर्मित किया जाता है, न कि वह जन्मजात होता है। ज्ञान को जो निर्मित किया जाता है वह जन्मजात नहीं होता, तो पहला ऑप्शन सही है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया। अधिगम करता एक खाली बर्तन के समान होता है जिसमें ज्ञान भरा जाता है। खाली बर्तन के समान नहीं, बल्कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा।
अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो निर्मितवाद सिद्धांत के अनुसार 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। किसी प्रोजेक्ट पर एक ग्रुप बनाकर जो विद्यार्थी कार्य करते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यह सामाजिक निर्मितवादी उपागम का 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? निर्मितवादी शिक्षण का कौन सा एक इसमें से घटक नहीं है? सबसे पहले कि विद्यार्थियों का अधिगम स्वामित्व, सामाजिक बातचीत या वार्ता, जटिल अधिगम वातावरण और पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति। पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति नहीं होकर इसमें बहुपरिप्रेक्ष्य प्रस्तुति होती है। विशिष्ट परिप्रेक्ष्य नहीं होती, बहुपरिप्रेक्ष्य प्रस्तुति होती है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। विद्यार्थी का अधिगम में स्वामित्व, सामाजिक वार्ता या बातचीत, जटिल अधिगम वातावरण, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। निर्मितवादी पाठ्य वस्तु की विशिष्ट प्रस्तुति ना होकर बहुपरिप्रेक्ष्य प्रस्तुति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां है? निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो उपयुक्त परिस्थितियां हैं? सबसे पहले नंबर पर है कि अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम होता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर जो आधारित है, नया अधिगम प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण किया जाता है। ज्ञान का सक्रिय सर्जन एवं व्याख्या, ज्ञान का सक्रिय सर्जन एवं व्याख्या, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम सुविधाजनक बनाता है। सामाजिक अंतःक्रिया को भी इसमें सुविधाजनक या सुगम बनाता है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म है जो निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? संज्ञानात्मक निर्मितवाद होता है, सामाजिक निर्मितवाद, भावनात्मक निर्मितवाद और मनोक्रियात्मक। यह निर्मितवाद के प्रकार नहीं है, बल्कि यह अधिगम के प्रकार है। भावात्मक और मनोक्रियात्मक जो अधिगम के प्रकार है, ना कि निर्मितवाद के प्रकार। सामाजिक निर्मितवाद है, रेडिकल निर्मितवाद है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, ये सभी निर्मितवाद के प्रकार है। लेकिन भावात्मक और मनोक्रियात्मक ये दोनों जो अधिगम के प्रकार होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन यह निर्मितवाद के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगम में केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। 2 विचार दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से आवश्यक है। सबसे पहला कि अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। तो सक्रिय रहते हैं, पहला सही है। दूसरा है कि ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। 1 और 2 दोनों आवश्यक, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवाद उपागम अपनाता है। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवाद उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। किसके लिए? तो यह अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा करके स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो ऐसी परिस्थिति किस उपागम की ओर समय संकेत करती है? बालक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, फिर समस्याओं पर चर्चा करके स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? निर्मितवाद की ओर। 2 नंबर ऑप्शन। तो यह था आज का जो साइकोलॉजी का हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा। निर्मितवादी अधिगम के सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत और व्यवहारात्मक अधिगम के सिद्धांत। इसके पश्चात इसका साइकोलॉजी का शैक्षिक मनोविज्ञान का चौथा चैप्टर है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा और समायोजन एवं समायोजन तंत्र। इसके पश्चात पांचवा चैप्टर होगा संवेगात्मक बुद्धि। तो चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, इन दोनों चैप्टरों को हम कल की क्लास में करेंगे। आज हमने एक ही चैप्टर किया, कल हमने 2 चैप्टर किए थे और कल आने वाली क्लास में भी हम
2 चैप्टर करके इस शैक्षिक मनोविज्ञान के पाठ को हम समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।